लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर और अजमेर में जनसभा। जयपुर में आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे रैली। बाकी दलों ने भी ठोकी ताल। दक्षिण भारत में भी चुनावी घमासान तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केरल के कोझिकोड में होगा रोड शो, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी की घोषणा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। वहीं दिल्ली में बीजेपी का मोदी का ट्रांसफॉर्मिंग भारत अभियान आज से शुरू। चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका। आर्म्स डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की अदालत में होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूएन में गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र और कतर से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव डालने का किया अनुरोध। और आईपीएल में आज राजस्थान और बेंगलुरु होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई किंग्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और अब खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वह सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद राजस्थान के अजमेर में भी एक रैली को संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। भाजपा ने यहां से भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री की आज की रैली अजमेर संभाग के चारों लोकसभा सीट अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को कवर करेगी। अजमेर के बाद प्रधानमंत्री शाम को फिर से यूपी में होंगे। यहां गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच अहम मुकाबला है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार राजस्थान के अजमेर से भरेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जयपुर में होंगी। आज से सोनिया गांधी पार्टी के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। जयपुर की रैली में उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे और इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट के चुनावी समीकरण को भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। और इसी चुनावी शंखनाद पर बातचीत करने के लिए जयपुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, सुप्रभात आपको। तो आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत अगर हम करें और बात करें तो प्रधानमंत्री की भी अहम रैली है अजमेर में और साथ ही साथ वहीं सोनिया गांधी ने भी आज कांग्रेस के लिए चुनावी कमान संभाल ली है। विशाल। आंचल, सबसे पहले आपको सुप्रभात। इस वक्त मैं अजमेर के पुष्कर में हूं और आज बड़ा अहम दिन है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की तो आज राजस्थान में ये तीसरी रैली होगी। कल चूरू में थे, उससे पहले कोटपुतली में भी उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से आज चुनावी शंखनाद करने जा रही है कांग्रेस के लिए। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की हमको तुलना करनी पड़ेगी और अगर दोनों पार्टी की हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं तो पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं रहा था, उसकी झोली खाली रही थी। 24 सीटें 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि एक
एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी नागौर से। और इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर उनको 400 का आंकड़ा हासिल करना है तो राजस्थान से 25 की 25 सीटें उनको हासिल करनी होगी। और हाल ही में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, पिछली बार जैसे सब मीडिया ने सेमीफाइनल कहा था। ऐसे में जो अगर हम कैंपेन की बात करें, चाहे आप लीड करने की बात करें आंकड़ों के हिसाब से, तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में कभी भी कुछ भी संभव है। और हमने देखा है कि चुनाव में अक्सर जो है लोगों के एनालिसिस वो गड़बड़ा भी जाते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें, तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है उसका राजस्थान के अंदर, और अजमेर उसकी परंपरागत सीट रही है। एक बार को अगर हम छोड़ दे, पिछले कुछ चुनाव के अंदर जब सचिन पायलट जीत कराए थे अजमेर से, 2008-9 की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद कांग्रेस को अजमेर से कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और नागौर की सीट को भी साधेंगे प्रधानमंत्री इस चुनावी सभा से, जो कि पुष्कर के मेला ग्राउंड में होगी। और नागौर जो सीट है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हाथ नहीं लगी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने उसको जीता था। इस बार ज्योति मिर्धा को वहां से टिकट दिया गया है नागौर से। और ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में एमपी थी नागौर से, फिर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा नागौर से ही, और अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा के हाथों उनको हार झेलनी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उनको मौका दिया है। प्रधानमंत्री जहां पर भी जा रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है, जिसकी पूरी दुनिया ताजुब कर रही, कैसे भारत ने इतनी बड़ी तरक्की हासिल की, और कोरोना के बावजूद भी भारत कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो उसका जो एक सेंटेंस है वो मैं आपको रिपीट करके सुनाऊंगा, जिससे ये पता चल जाए कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि अब तक जो हमने हासिल किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अपील कर रहे हैं कि आज न्याय पत्र को लॉन्च किया जाएगा लोगों के बीच। कितना फ़र्क और कितना असर आप देखते हैं इस अपील का पड़ने वाला है, और ख़ास तौर पर तब जब बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम सीट बंटवारे की बात करते हैं, ठीक नहीं है। देखिए आजकल अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर काफी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खींचतान थी, उसका नतीजा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को झेलने को मिला, और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारा। हालांकि राजस्थान की परंपरा रही कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार बीजेपी का चांस था। लेकिन अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरा खजाना खोल दिया और बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने निकाली, और उसके बल पर उनको ये कहना था हम किसी भी तरह इस बार इतिहास बना देंगे, इतिहास को पलट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट के बंटवारे को लेकर दोनों में खींचतान रही, और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस ने हार दिया। और जहां हम बात करते हैं बीजेपी की, हमने देखा कि वसुंधरा राजे एक लंबे समय से मुख्यमंत्री का चेहरा रही, लेकिन इस बार भजन लाल शर्मा जो कि पार्टी के कार्यकर्ता थे और फर्स्ट टाइम एमएलए थे, उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और राजस्थान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये बानगी देखने को मिली। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो सेंट्रल लीडरशिप जो है उसका डिसीजन सर्वमान्य होता है और फाइनल होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप कुछ और डिसीजन लेती है, और जो स्टेट लेवल पे है उस वहां पर कुछ और डिसीजन होते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जो इनके गौरव वल्लभ है, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस के, वो जो उदयपुर से उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये तमाम चीजें ये बताती है कि एक तो डिसिप्लिन की कमी है कांग्रेस के अंदर, पार्टी का जो नेटवर्क है, अपना जो उनका संगठन है वो वीक है, जबकि बीजेपी का अपना जो पार्टी का नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा बिल्कुल, और बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय कम है विशाल, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होना है। जब हम लोकसभा चुनावों की बात करते हैं राजस्थान में, हमने अजमेर सीट की बात की, और कौन सी ऐसी वीवीआईपी सीट्स हैं जिन पर रहने वाली है नजर आने वाले समय में? देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा चूरू की, जो अब वीआईपी सीट बन गई है, क्योंकि चूरू से देवेंद्र झांझड़िया को चुनाव मैदान में उतारा है। वो फर्स्ट टाइमर है बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एक पैरालंपियन के लिए। उन्होंने कहा था कि मैंने देवेंद्र की बात सुनी थी जब वो मुझसे मिलने आए थे दिल्ली में, तब हमने उनको टिकट भी नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बताया किस तरह से उनकी माँ ने संघर्ष करके उनको एक चैंपियन बनाया, तो ये एक जो इनाम है वो सिर्फ देवेंद्र झांझड़िया के लिए नहीं है, किसान को का सम्मान है, एक गरीब इंसान को सम्मान है, और एक दिव्यांग को सम्मान है, और एक खिलाड़ी को सम्मान है। तो बीजेपी इस तरह के डिसीजंस लेती है। उसके अलावा नागौर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और अजमेर जो परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, उस पे तो बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। जयपुर है। जोधपुर की अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं,
और बीकानेर जहाँ से अर्जुन राम मेघवाल जो अभी कानून मंत्री है, तो ये वो सीटें हैं जिन पर नजरें रहेंगी और ये वीआईपी सीटें हैं। अगर हम बात करें बाकी सीटों की, तो बाकी सीटों पर भी बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। 24-1 को बदलना चाहेगी बीजेपी 25-0 में, जबकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि 4-5 सीटों पर वो किसी तरह से मुकाबला दे पाए बीजेपी को, जैसे टॉक सवाई माधोपुर की सीट जहां पर हरीश मीणा जो फॉर्मर डीजीपी है राजस्थान के, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी हम इस बड़ी खबर पर अपडेट्स लेते रहेंगे और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म ही क्यों लिया। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। अखिलेश यादव ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग रखी। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि वो इस मामले में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। यहां से समाजवादी उम्मीदवार मीरा दीपनारायण यादव ने पर्चा भरा था, जिसे निरस्त करने के पीछे कलेक्टर ने 2 वजह बताई। पहली कि नामांकन फॉर्म में से 2 में से सिर्फ एक ही जगह प्रत्याशी के हस्ताक्षर हैं और दूसरी ये कि मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दी गई थी। मीरा यादव निवाड़ी की पूर्व विधायक है। बहरहाल अब खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उम्मीदवार हैं और उनकी ये राह अब आसान हो गई है। एक तरह से विपक्ष ने उन्हें वॉकओवर ही दे दिया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के कोझिकोड में रोड शो करेंगे। कोझिकोड के बेबी जंक्शन से शुरू होकर भाजपा अध्यक्ष का रोड शो मुथाला ककुलम तक जाएगा। भाजपा ने कोझिकोड से एमटी रमेश को अपना उम्मीदवार बनाया। कोझिकोड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में कल्याण गारंटी की घोषणा करने वाली है और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस होगा। दिल्ली में भाजपा आज से मोदी का ट्रांसफॉर्मिंग भारत अभियान शुरू करने वाली है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देगा। इसमें अनुच्छेद 370 को हटाने सहित राम मंदिर के निर्माण और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई पहल की जानकारी शामिल होगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की, उनमें से 40 नाम हैं। ये स्टार प्रचारक उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टेहरी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, जितेंद्र सिंह, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अलका लांबा और हरक सिंह रावत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बात झारखंड की, जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई और उन्होंने जेएमएम में रहकर ये मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन वहां उनकी सुनी नहीं गई। सीता सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी यहां सभी 14 लोकसभा सीट जीत कर आएगी। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है ऐसे संदेहग्रस्त स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की पहली जनसभा सिंगरौली जिले में होगी। इसके बाद वे सीधी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही और वक्त उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई अन्य व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हो गया कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी हुई है। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में रख सकती है। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशन परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, कभी किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट है वो जारी कर दिया है, अब क्या करेंगे किंग मेकर?
आंचल 27 साल ये कह सकते हैं कि 27 साल से जिस मामले में फरार चल रहे थे लालू यादव, अब उनके खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट आया है। और मामला बड़ा जिसे कहें कि बहुत पुराना है। आपने भी बताया कि 1995-97 का ये पूरा मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में जब पहुंचा तब ये सिद्ध हो पाया, उसके आगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचने के बाद कि ये वही लालू यादव है जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष हैं अभी पार्टी के। और इसमें इस पूरे मामले में दरअसल जो 23 आरोपी हैं, वो 23 आरोपियों में से 2 की जो है मृत्यु हो चुकी है, 6 के खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है और 15 अभी भी फरार हैं। और उन 15 फरार में से एक लालू यादव भी हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला ये है कि ग्वालियर की एक फर्म थी, हथियार बनाने वाली एक फर्म थी। उत्तर प्रदेश की एक फर्म ने ग्वालियर की इस आर्म डीलर से जो है कुछ हथियार खरीदे थे इन 2 सालों में। और जिन 23 लोगों ने फिर हथियार खरीदने वाले, जो फर्जी दस्तावेज लगाकर हथियार खरीदने वाले 23 लोग थे, उनमें लालू यादव भी थे। तो सर उन पर भी धरपकड़ की गई, उन पर कार्रवाई की गई। तब पता चला कि लालू यादव इसमें आरोपी हैं और उन पर भी इस तरह की कार्रवाई अब आगे की जा रही है। ये पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश करें तो 1995-97 के बीच की ये पूरे हथियार खरीदे गए थे। उसके बाद फॉर्म 16 की अगर बात की जाए तो उसके तहत पता चला था कि ये इस तरीके का पूरा गड़बड़ झाला हुआ है और आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज जो है वो लगाए थे और उसके तहत जो है एम्युनिशंस जो है उनको खरीदा गया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लालू यादव की अब मुश्किलें बड़ी हैं। उनको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में अगर देखा जाए तो, और हालांकि कोर्ट 1 दिन तक भी जो है उसमें कार्रवाई कर सकती। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के तेवर हैं वो कहीं भी ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनके खिलाफ किया गया सुनियोजित तरीके से उठाया हुआ कदम है। उनकी बेटी जो कि पाटलिपुत्र से सांसद है, उनका भी ये मानना है कि लालू यादव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, एक परंपरा है देश में कि इससे पहले भी कई बड़े राजनीतिक लोग हैं, कई बड़े पदों पर आसीन, संवैधानिक पदों पर आसीन लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई इस देश में चल रही हैं। लालू यादव के साथ कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार जेल जा चुके हैं और जेल कई मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। ये एक साधारण प्रक्रिया इस देश में है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो सरकार या फिर जो भी केंद्र में या राज्य में सरकारें होती हैं उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। जो जांच एजेंसीज होती है उन पर सवाल कर दिए जाते हैं। कोर्ट के फैसलों पर भी अपीलें लगातार की जाती हैं। तो ये भारत की राजनीति की एक तस्वीर है। तेवर तो स्वाभाविक सी बात है, मीडिया के सामने भले ही उनके तेवर नरम हो या ना हो, लेकिन अंदर से वो खुद जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो भारत का कानून, भारत का न्याय उनको छोड़ेगा नहीं। और शायद यही कारण है कि इतने साल बाद, 27 साल बाद भी जो पुरानी गलती को एक तरह देखा जाए तो उसकी सजा जो है उसके लिए दोषी जो है वो लालू यादव को ठहराया गया है। बिल्कुल, और देखना होगा कि आगे अब इस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले पर और संज्ञान लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं एक मामला जहां आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, वहीं बात करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की, जिनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आज यानी 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने अदालत से कहा था कि उन्हें जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है। उनकी दलील थी कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में है और अभी तिहाड़ में बंद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने संबंधी कोटा के नवीनीकरण के लिए मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और अधिक विस्तारित करने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और अब खबर आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा। इस टीम ने अब तक खेले गए 3 मैचों में जीत हासिल की। दूसरी ओर आरसीबी ने अब तक 4 मैच खेले, जिसमें उसे सिर्फ 1 में जीत मिली। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी।
फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।